हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। इसमें पहली प्रमुख घटना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स। आज़ादी के 20 साल बाद भी औद्योगिक विकास तो हुआ, परंतु उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, और गरीबी की समस्या जो थी वह पहले की तरह ही बनी हुई थी। कृषि कार्य अभी भी उपेक्षित था, क्योंकि अभी भी भारत में जमींदारी प्रथा के आधार पर अधिकांश जमीन जो है जमींदारों के पास ही थी या बड़े बड़े किसानों के पास थी। इसके पश्चात 1967 के चुनाव में जो कांग्रेस की लोकप्रियता से भारी कमी आई थी, इस कारण पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव चल रहा था, और इस तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने नई गतिविधियों को, नई नीतियां लागू करना चाहती थी, बुनियादी बदलाव लाना चाहती थी और नई नीतियां लागू करना चाहती थी, किंतु कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता इसके विरोध में थे। वे चाहती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ताकि बैंकों की जो संपत्ति है उसका हम आम जनता के लिए और सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग करें। अपनी सरकार की बहुमत के कारण इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में सफल हुई। दूसरा था राजा और महाराजा जो अंग्रेजों के समय के थे, वे राजा महाराजा थे, उन्हें प्रीवी पर्स के आधार पर कुछ अनुदान प्राप्त होता था सरकार की तरफ से। इंदिरा गांधी ने अनुदान को समाप्त करना चाहती थी। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना चाहती थी, ताकि उनका उपयोग गरीबी उन्मूलन में किया जा सके और कृषि क्रांति के लिए किया जा सके। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपनी नीतियों को लागू करके किसानों को अनुदान दिया, ऋण व अनुदान देकर उनका मदद करने के लिए कृषि क्रांति के लिए किया जाए, और सिंचित क्षेत्र में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उनकी मदद की जाए। इसके अलावा उन्नत बीज, खाद, दवाओं आदि का उपयोग से उत्पादन को बढ़ाने में किसानों की मदद की जाए, और हरित क्रांति कहा गया, इसे क्रांति को हरित क्रांति कहा गया था। इसके पश्चात है कांग्रेस का विभाजन। इस समय कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद चल रहा था, और एक युवा नेता थे जो कि गरीबों के पक्ष में तीव्र तेजी से परिवर्तन लाना चाहते थे, अर्थात तीव्र गति से गरीबी को हटाना और बेरोजगारी को कम करना चाहते थे, और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव अधिक था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो कि बीच का रास्ता अपनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी इन कदमों का आम लोगों के काफी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इससे खुश नहीं थे। वे अपने आप को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहती थी, और इंदिरा गांधी ही चाहती थी कि देश के में गरीबी का तीव्र गति से उन्मूलन हो, अर्थात कमी हो, और रोजगार प्राप्त हो लोगों को। लेकिन कुछ पुराने नेता थे वह इस पार्टी के जो ऐसा नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कुछ महत्वाकांक्षाएं थी कि वह अपने आप को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना भी चाहती थी। एक तरफ इधर उस समय 1969 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी हो रहा था। उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया। कांग्रेस के नेता थे नीलम संजीव रेड्डी, और विरोधी पार्टी अर्थात विरोधी उम्मीदवार थे वीवी गिरी का समर्थन किया था इंदिरा गांधी ने।
यहाँ पर दो नेता थे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वे कांग्रेस पार्टी के थे, उम्मीदवार थे, और वीवी गिरी जो थे विरोधी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इंदिरा गांधी ने इस समय वीवी गिरी अर्थात विरोधी पार्टी के नेता का समर्थन किया और उनके समर्थन और बहुमत के कारण वे चुनाव जीत गए। इस समय विपक्षी दलों ने गरीबी के पक्ष में उम्मीदवार वीवी गिरी जो है उनके समर्थन के कारण वह चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस पर नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबियों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि गरीबों के लिए जो हम नीति अपनाना चाहते हैं उसमें इंदिरा गांधी जो है वह रुकावट पैदा कर रही है। कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वीवी गिरी को पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस में फूट पड़ गई और अब तक जो मतभेद थे वह स्पष्ट विभाजन के रूप में दिखाई देने लगे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस अब इस प्रकार से दो कांग्रेस विभाजित हो गई। इस क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव में 1972 में भारी जन समर्थन मिला। 1971 में जो चुनाव हुए उसमें और 1972 के राज्यों के विधानसभाओं में जो चुनाव हुए थे उनमें काफी बहुमत प्राप्त हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। बाकी लोग चाहते थे गरीबों को हटाओ। इस प्रकार से इस नारे के बल पर इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीत गई। कांग्रेस जो भारी बहुमत से चुनाव जीती। इसके पश्चात है बांग्लादेश युद्ध। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब उस समय बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमानों की बहुसंख्यक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच में तनाव उपस्थित होने लगा। क्यों? और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। बांग्लादेश में पूर्वी बंगाल में सत्ता न सौंप करके स्वयं शासन करने लगा। यहाँ पर सत्ता सौंपी नहीं गई और शासन जो चुने गए नेता थे वे स्वयं ही शासन करने लगे थे। इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीचों में गृह युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही भागों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। अर्थात आपस देश के अंदर ही अशांति का वातावरण शुरू हो गया था, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में जो लोग थे वह भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा और पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान में जो नेता चुने गए थे उन्होंने अपने आप को स्वयं ही शासन स्थापित करने लगे, बलपूर्वक स्वयं शासन शुरू कर दिया, न कि पश्चिमी पाकिस्तान को उसका अधिकार नहीं दिया। इस कारण पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच गृह युद्ध की स्थिति बनी और
इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से जो है भारी मात्रा में लोग सीमा पार कर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर रहने लगे। इससे तनाव और बढ़ गया और इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को अलग राज्य के रूप में बनाने में सफल हुआ और पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। इसके पश्चात देखते हैं आपातकाल। आपातकाल क्या है? ऐसी असामाजिक अराजनीतिक परिस्थितियां जिसमें कि शासन व्यवस्था बनाए रखना सफल न हो, उस समय सरकार द्वारा शासन के विभिन्न पक्षों को प्रतिबंधित करके शासन को पूरी तरह अपने अंतर्गत ले लेती है। भारत में संविधान में यह प्रावधान है कि यदि सरकार को यह लगे या महसूस हो कि देश में आंतरिक अशांति है या विदेशी आक्रमण है का खतरा है, तो वह क्या कर सकती है? आपातकाल लागू कर सकती है। आपातकाल के अंतर्गत संसद की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, सीमित कर दी जाती हैं, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी जाती है और लोगों के नागरिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार कानून व्यवस्था देश के अंदर जब की जा रही है, इसके लिए कोई भी कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। यह विशेषकर उस स्थिति में होता है जब सरकार बहुमत में हो। देश की आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 से 1977 के बीच लगा था, क्योंकि इस समय 1971 में अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। वे कुछ समस्याएं जो थी दीर्घकालीन थी, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना, कुछ कारण बाहरी बदलाव के कारण बाहरी कारण थे, जैसे 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ी। 1971 में लोकसभा और 1972 विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोक लुभावने वादे किए, परंतु उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास नहीं किया। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों ने हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। हालात उस समय गंभीर हो गए जब पूरे देश में रेलवे मजदूरों ने 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल की, जिसे सरकार को सशस्त्र सहायता से नियंत्रण करना पड़ा। दूसरी ओर बिहार, गुजरात के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया। ये कितनी सारी घटनाएं थी, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति और भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, 1971-72 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किए गए वायदों को पूरा न करना, मजदूरों की हड़ताल, रेलवे मजदूरों की हड़ताल, इसके बाद छात्रों की हड़ताल और हिंसक आंदोलन, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देना और विपक्षी दलों के द्वारा सरकार को अलोकतांत्रिक साबित करना आदि अनेक घटनाएं थी जो कि देश के भीतर अशांति का वातावरण फैला रही थी। हमने यहाँ देखा कि देश के अंदर सभी जगहों पर इस प्रकार के दंगे और हिंसक घटनाएं होने लगी थी, जिसके कारण देश की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए 25 जून
1945 को आपातकाल की घोषणा कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे, उन्होंने यह घोषणा की कि पूरे देश में आपातकाल लागू किया जाएगा और रातों रात विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों को छापने के लिए मजबूर किया गया और सरकार द्वारा संसद के बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई असंवैधानिक संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए जो कि सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए। लोगों से संगठन बनाना, सरकार का विरोध करना आदि अधिकार जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक थे, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश में अशांति और अस्थिरता लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए आपातकाल लगाना आवश्यक है। इसके विपरीत विरोधी दल, इसका अधिकांश स्वतंत्र चिंतकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं था। एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। इसी बीच 1975 में आपातकाल लगाया गया और 1977 तक आपातकाल लगा रहा। 1977 में फिर चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेसी दल को बहुमत देना, इस बात के गैर कांग्रेसी दलों को बहुमत मिलना इस बात का सबूत है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। अर्थात 1977 में कांग्रेस की हार हुई और गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। कांग्रेस के आपातकाल के कटु अनुभवों से अधिकांश विपक्षी दल एकजुट हो गए और उन्होंने 1977 में एक जनता पार्टी के बनाई और उसकी दल की सरकार जीतकर आई, किंतु यह भी गठबंधन वाली सरकार थी, इसलिए इनके अंदर विभिन्न नेताओं के बीच मतभेद, अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई और 1980 में फिर से चुनाव हुए, फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनकर आई। इस प्रकार आपातकाल के पश्चात जनता ने नेतृत्व में परिवर्तन करने की कोशिश की, किंतु नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात सरकार जो बनी वह भारतीय शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाई और इस प्रकार 1980 में पुनः मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें पुनः कांग्रेस की जीत हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनकर शासन में आई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।